अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? रमज़ान की आमद आमद है और आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो यही है, डायबिटीज़ एंड रमज़ान के हवाले से है। डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं रमज़ान के हवाले से कि क्या हम रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो आज की देखिए, ज़्यादतीज़ के जो मरीज़ होते हैं वो रमज़ान के रोज़ों के हवाले से हमेशा जो है वो वरिड रहते हैं कि उनको रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि रोज़ा तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है और रोज़ा जो है वो हमारी जिस्मानी और ज़हनी नशो-नुमा भी करता है और जिस्मानी और ज़हनी तौर पे हमें जो है वो और ज़्यादा ताकत पहुँचाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ज़ियादतीज़ के मरीज़ों को देखनी होती हैं कि उनको रोज़ा रखने में किस हद तक जो है वो फ़ायदा है और किस हद तक उन्हें जो है वो केयर करनी है और किस हद तक उन्हें एहतियात बरतनी है। ठीक है? तो ज़ियादतीस के जब मरीज़ रोज़े की बात करते हैं तो ज़ियादतीस के मरीज़ों को दवाइयों से लेकर खाने-पीने तक बहुत सारी चीज़ों की एहतियात होती है जो कि हम एक वीडियो में उसे कवर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा आज का फर्स्ट एपिसोड है कि हम ये बताते चलें कि आया आप रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? क्योंकि अभी रमज़ान में कम से कम हमारे पास 6 से 7 हफ्तों का डिफरेंस बाकी है। तो इस वक़्त सबसे पहला एपिसोड हमारे ये करने का मकसद है कि आप अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तैयार कर लें कि आप रोजा रख सकते हैं। इस कैटेगरी में आप शामिल हैं कि आप रोजा रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हमारे तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि क्या वो इस काबिल हैं, क्या उनकी जो ज़ियादतीस है वो इस लेवल पे है कि वो रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले जरूर बताना चाहूंगी कि रोजा जो है वो हमें किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है। तो रोजे में देखिए, जब इंसान सुबह सहरी से लेकर इफ्तारी तक भूखा प्यासा रहता है तो ज़ियादतीस के मरीजों में एक तो ये कि फास्टिंग का इफेक्ट आने की वजह से कुछ जो है वो केयर की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वजन में कमी और जो डिफरेंट हमारे स्केजुअल्स होते हैं रमजान की वजह से आपके सोने उठने का जागने का शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो वर्जिश है, उसके लिए लोगों को टाइम नहीं मिलता रोजे के दौरान, या रोजे के दौरान वो वर्जिश करने से घबराते हैं कि कहीं शुगर का लेवल कम ना हो जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन आगे अपने एपिसोड्स में कवर करते रहेंगे कि रोजे के दौरान आप वर्जिश कैसे कर सकते हैं, रोजे के दौरान आप अपने खाने पीने का ख्याल कैसे रख सकते हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें रोजा जो है वो तोड़ने की भी हिदायत होती है कि आप उसमें रोजा तोड़। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि रोजे में जो हमारा डिफरेंट स्केजुअल बनता है, कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं और कुछ चीजें जो है वो नेगेटिविटी। एक तो ये होता है कि रूहानी तौर पे आप जहनी तौर पे एक अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम हमें जो फर्ज हमारा है वो हम पूरा कर रहे हैं। और ना रखने से एक डिप्रेसिंग वाली कैफियत जो है वो हो जाती है कि मैं चूंकि ज्यादतीस है मुझे, तो मैं रोजा नहीं रख पा रहा हूँ, तो वो एक स्ट्रेस लेवल जो है वो बड़ा पीक पर होता है। तो रोजा रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बंदा जहनी तौर पर जो है वो पुरसुकून होता है कि उसकी जो कंडीशन है उसके होने के बावजूद वो कंट्रोल स्टेट में है और वो इस वक्त रोजा रख सकता है। दूसरा ये है कि रमजान के मौके पे हम जो सुन्नतें अदा करते हैं तरावी की सूरत में, उसमें जो आपकी 20 रकातें अदा करने से जो एक्सरसाइज होती है, जो वर्जिश का जो लेवल है, वो भी फिजिकली भी वो आपको एक्टिव रखता है और आपको स्पिरिचुअली भी, आपको जो रूहानी तौर पे है वो भी आप उससे सुकून में भी रहते हैं और एक जो है वो आपको जहनी तौर पर जो है वो एक सुकून मिलता है। लेकिन अगेन वही वाली सवाल है कि क्या तमाम ज़ियादतीस के मरीज रोजा रखते हैं? तो देखें, एक बात होती है कि एक रोजा रखने वाला किन कैफियत से गुजर रहा है, उसका जो है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसकी रिहाइश कहाँ की है, उसका वर्किंग लोड कितना है। ठीक है, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज को हम ये नहीं कह सकते कि जो बंदा इंसुलिन पर है वो बिल्कुल भी रोजा नहीं रख सकता, या जो टाइप 1 डायबिटिक है वो बिल्कुल भी रोजा नहीं रख सकता, या जो खवातीन प्रेग्नेंट है वो बिल्कुल भी रोजा नहीं रख सकती। तो कुछ चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं और मैं चाहूंगी कि चूंकि एक छोटा सा सेशन हमने अरेंज किया है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको चाहूंगी कि आप हमारे साथ रहें और इंटरेक्टिव रहें, अपने सवालात जो है वो पोस्ट करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी हम उस पे ही बात करेंगे कि क्या आप रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जो स्कोर होता है, अगर आप लोग अपने साथ कोई नोट पैड रख लें ताकि आप अपने लेवल्स को असेस कर सकें कि इस लेवल पे अगर आप हैं तो आप रोजा रख सकते हैं, अगर आपका ये लेवल अचीव नहीं हुआ है तो आप रोजा
नहीं रख सकते हैं। तो कुछ स्कोरिंग सिस्टम इंटरनेशनली जितने भी हमारे पूरी दुनिया में जो डायबिटीज की जो कम्युनिटी है और जो हमारे मुफ्ती हैं जो इंटरनेशनली इन चीजों को डील करते हैं, और वो मुस्लिम के लिए जो है वो हमारे जो डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके मुफ्तियों ने मिलकर जो एक गाइडलाइन निकाली है, उसको फॉलो करते हुए अगर हम चलते हैं तो हमारे पास कुछ स्कोर आता है जिससे कैलकुलेट करना होता है। यानी कि तमाम जो ज़ियाबतीस के मरीज हैं वो अपना स्टेटस चेक करें कि अगर वो इस स्टेज पे हैं तो ठीक है वो रोजा रख सकते हैं, अगर नहीं है तो उन्हें किन किन चीजों की एहतियात की जरूरत है। हमारा जो इतना 6 वीक्स पहले करने का जो मकसद है वो यही है कि मैं तमाम ज़ियाबतीस के मरीजों से जो हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं या ये जो वीडियो हमारी बाद में देखेंगे, 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिलें ताकि वो आपको आपके जिस्मानी तौर पे आपकी जहनी कैफियत को देखते हुए आपको रोजा रखने की इजाजत दे। डायबिटीज टेलीकेयर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी देता है, तो आप हमसे भी जो है वो ऑनलाइन कनेक्ट होकर अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपनी हिस्ट्री बता सकते हैं और हम आपको भरपूर गाइड कर सकते हैं कि आया रमजानुल मुबारक के महीने में आपकी जो ज़ियाबतीस है आपको रोजा रखने की इजाजत देती है या नहीं देती है। तो इसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जो मैं आपको साथ लेती हुई चलूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप हमारे साथ जो है वो नोट पैड निकाल लें ताकि आप लोगों को आसानी हो अपनी ज़ियाबतीस को असेस करने में कि आया आपकी ज़ियाबतीस किस लेवल पर है। मैं आप लोगों को ये फुल करके दिखा रही हूँ ताकि हम जो है वो असेस कर सकें कि आप लोग एक शायद इंटरनेट का एरर आ रहा है, जो स्लाइड जो है वो प्रेजेंट नहीं हो रही है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा शायद यहाँ पर विजिबल भी हो और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती चलूँ कि आपने ये कैसे असेस करना है घर बैठे हमारी एजुकेशन के जरिए कि आप इस वक्त किस स्टेज पे हैं कि आप रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो डायबिटीज की टाइप है, हमारी पिछली वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन कर दिया था ताकि जो लोग अभी तक अपने डॉक्टर से या हमसे कंसल्ट नहीं कर रहे और उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी डायबिटीज की टाइप क्या है, तो काइंडली पहले वो वाली वीडियो देखें, असेस करें, अपने डॉक्टर से विजिट करें और असेस करें जरूर, उनसे पूछें कि हमारी डायबिटीज की किस्म हमें बताई जाए। तो अगर आप लोग टाइप 1 डायबिटीज है तो उनका जो स्कोर है, यानी कि तमाम जितने भी हमें देख रहे हैं, अगर वो टाइप 1 डायबिटिक है तो अपने एक स्कोर लिख लें कि आप इस वक्त 1 स्कोर पे हैं। याद रखिए ये हम तमाम स्कोर्स आपको मिलाते जाएंगे और फिर आखिर में हम उस स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। तो आपने सबसे पहले वो तमाम टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनका स्कोर है कि वो 1 स्कोर पर है। टाइप 2 डायबिटिक जो है उनका 0 स्कोर है। अगर आपकी ज्यादतीस को 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है तो आप इस वक्त 1 रिस्क पर हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, अगर आपको समझ में ना आए आप हमसे रब्ता करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, हम मजीद डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपकी ज्यादतीस को 10 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, वो तमाम लोग जिनकी ज्यादतीस को 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है वो अपना स्कोर उसमें 1 ऐड कर दें। यानी कि अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं और अगर आपको ज्यादतीस को 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है तो इस कैटेगरी में आपके 2 स्कोर हो गए हैं। हम आगे रिस्क स्कोर को तमाम को कैलकुलेट करेंगे और फिर बताएंगे कि उनकी कैलकुलेशन से आप कैसे असेस कर सकते हैं कि आपकी रिस्क स्कोर इस वक्त रोजा रखने का क्या है। अगर आपकी ज्यादतीस को 10 साल से कम का अरसा गुजरा है तो आप इस वक्त 0 स्कोर पर है। नंबर 2 ये है कि जो कैटेगरी हमें देखनी होती है तमाम मरीजों को ये बताने के लिए कि आप
कि रोजा रखने का स्टेटस क्या है, उसमें सेकंड कैटेगरी होती है कि आपकी शुगर कितनी दफा कम हुई है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। आप डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी शुगर अक्सर बेशतर लो हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि या तो आप मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या मेडिकेशंस आप ज्यादा ले रहे हैं, या फिर आप जो है वो खाना सही तरीके से नहीं खाते हैं, या आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपकी मील प्लान को मैच नहीं करती है। तो बहुत सारी वजूहत है शुगर के कम होने की ज़ियादतीस के मरीजों में। तो अगर आपको शुगर कम होती है, अगर आप ज़ियादतीस के मरीज हैं और आपको शुगर वक्तन फवक्तन कम होती रहती है लेकिन उसका पता नहीं चलता है, यानी कि देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मौजूद हैं जो अपने मदर और फादर के लिए ये ग्रुप ज्वाइन करे हुए हैं, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो डायबिटिक है। तो अक्सर ये होता है कि बड़ी उम्र के लोगों में या छोटे बच्चों में जो ज़ियादतीस के मरीज होते हैं, उन लोगों में अगर हम देखें तो उनको शुगर कम होने का पता नहीं चलता है, जिसे हम हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस है। यानी कि अगर आपको शुगर कम हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जो है वो हमारे जो दादा हैं या दादी हैं उनकी शुगर कम हो जाती है, वो अक्सर चकरा जाते हैं या फेंट हो जाते हैं या बेहोशी आ जाती है उन्हें, या उन्हें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं जिसका उन्हें पता नहीं चलता है। तो वो इस वक्त 5 रिस्क कैटेगरी पर है, उनका जो स्कोर है वो 5 है। रिकरेंट सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि अगर ऐसे लोग हैं जिनको बार बार ऐसा है, डायबिटीज के मरीज है लेकिन वो एक कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो शुगर है वो बार बार कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए रोजा रखना उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो इनका जो रिस्क स्कोर है वो 4 है। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लियर हैं। आप अगर टाइप 1 डायबिटिक हैं, आपने अपना स्कोर लिख लिया 1। अगर आपकी ज़ियादतीस को 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है तो आपने अपना स्कोर लिख लिया 1। ठीक है, ये तमाम स्कोर्स जो है वो तमाम नंबर्स को हम आखिर में जमा करेंगे तो आपकी जो है वो रिस्क असेसमेंट हो जाएगी कि आखिर आप रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है क्योंकि हमारे यहाँ मरीज बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि मुझे ज़ियादतीस है मैं रोजा नहीं रख सकता। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो सारा दिन जो है वो ज़ियादतीस के मरीज जरूर हैं, लेकिन उनका सारा वक्त जो है वो एक ठंडक में गुजर रहा है, उनको ज्यादा डिहाइड्रेशन की कंप्लेन नहीं हो रही, उनका जो लेवल ऑफ लाइफ स्टाइल है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, या उनका जो अफोर्डेबल कंडीशन है, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो बहुत अच्छा है, और उनकी जो जॉब है वो फुल टाइम विद इन द रूम होती है, ऑफिस होती है, एयर कंडीशन के अंदर बैठे हैं, तो उनको रोजा ना रखने का पता नहीं चलता, लेकिन स्टिल उन्हें ये क्वेरी है कि चूंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं रोजा नहीं रख सकता। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आपका स्कोर अंडर जो है वो कैलकुलेशन जब हम करेंगे हम आपको बताएंगे कि किस लेवल पे है आप, तो उस वक्त आप आराम से रोजा रख सकते हैं। आपकी अगर डायबिटीज को 10 साल से कम का अरसा गुजरा है, आप टाइप 2 डायबिटिक है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, तो आप आराम से रोजा रख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी है कि जिनको रोजाना रोजाना की बेसिस पे जो है वो थोड़ा बहुत हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर जो है वो कम होती है। मतलब ये है कि अगर शुगर के पेशेंट्स जो अगर 70 से कम हो जाए शुगर, यानी कि दिन में एक दफा जो है वो मरीज कंप्लेन करते हैं कि हमारी दिन में एक दफा ऐसा हो जाता है कि जो है वो 60 या 50 हो जाती है। तो अगर दिन में किसी को शुगर कम होने के सिम्टम्स नजर आते हो तो उनका स्कोर इस वक्त है 3। अगर हफ्ते में 1 से 6 दफा शुगर कम होता हो तो इस वक्त इनका स्कोर है 2। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया अगर दिन में हफ्ते में एक दफा, यानी कि एक दफा हफ्ते में एक दफा होता हो तो उनका स्कोर इस वक्त 1 है। और अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, यानी कि उनकी शुगर बिल्कुल भी कम नहीं होती है, वो बिल्कुल जो है वो अपनी डायबिटीज को अपने लाइफस्टाइल के साथ कोप अप किए हुए हैं, सही तरीके से लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला आराम से और खैर से रोजा रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कि आपका शुगर का लेवल इस वक्त कैसा है। आई होप कि आप लोग ये जूम करके ये वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से उसमें देख सकते हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से एजुकेट कर सके। एंड अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज टेली केयर वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो हमारी नेशनल लैंग्वेज यानी कि हम उर्दू में तमाम मरीजों को अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप अपनी ज़ियादतीज को समझें। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस पर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि हम तरीके से हम हर मरीज को लेके चल रहे हैं ताकि उसे उसकी जबान में ये बातें समझाई जा सके। तो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है कि आपका इस वक्त शुगर लेवल कितना है। अगर आपका HbA1c 9 से ज्यादा है तो आप इस वक्त 2 रिस्क स्कोर पे हैं। अगर आपका HbA1c 7.5 से 9% है तो आप इस वक्त 1 स्कोर पे हैं, और अगर HbA1c आपका लेस देन 7.5 है तो आप इस वक्त
जीरो स्कोर पे है। यानी कि अगर आपने अगर शुरू से असेस किया हो, आप टाइप 1 डायबिटिक है, आपने स्कोर अपना लिख लिया, आपका जो है वो ड्यूरेशन कितना है, आपने अपना स्कोर लिख लिया, आपका जो है वो शुगर कम कितनी दफा होती है, आपने अपना स्कोर लिख लिया, आपने जो है वो आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी कि आपका जो शुगर लेवल है HbA1c है वो कितना है, आपने अपना स्कोर लिख लिया। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी पूरी PDF फाइल भी अपने ग्रुप में शेयर करूंगी, ताकि जो लोग ये वीडियो नहीं देख सके या उन्हें ये बात समझ नहीं आई है कि हमें अपना स्कोर कैसे निकालना है, तो उनको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट हमारा जो है कैटेगरी है वो है कि आप सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होती है? सेल्फ मॉनिटरिंग ये होती है कि हम शुगर के मरीजों को कहते हैं कि भाई आपने दिन में जैसे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है जो इंसुलिन पर होते हैं मुसलसल, उनको हम कहते हैं कि दिन में 4 दफा आपने शुगर लाजमी चेक करनी है। यानी कि उन्हें हिदायत दी गई है लेकिन वो नहीं अगर कंडक्ट कर रहे, वो केयरलेसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इस वक्त इनका रिस्क स्कोर है 2। अगर उन्हें इंडिकेट किया गया है यानी कि हमने उन्हें हिदायत दी है कि आपकी जो शुगर है वो चूंकि कंट्रोल में नहीं है और आपने हर हाल में जो है वो अपने शुगर को असेस करते रहना है, सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है, और वो कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त इनका रिस्क स्कोर 1 है। इसकी वजह ये होती है कि हमें असेसमेंट ही नहीं होती है कि आपका जो डेली बेसिस का जो शुगर लेवल है वो किस लेवल पे है, तो हम उसका रिस्क क्राइटेरिया जो है वो 1 और 2 के दरमियान रखते हैं। और अगर हम उन्हें हिदायत देते हैं और वो इंडिकेट भी करते हैं, तो इस वक्त इनका जो रिस्क स्कोर है वो 0 है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनमें कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है शुगर के लेवल बढ़ने की वजह से। जब शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें जो है वो बहुत सारी कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ जाती हैं कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, खासतौर पे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ही कुछ इमरजेंसीज हो जाती हैं कि डीके हो जाता है, यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो हमारे टाइप 1 के पेशेंट्स हैं, अगर उन्होंने कभी अल्लाह ना करे सफर किया हो तो उन्हें इस बात का अंदाजा होगा। तो अगर आपको पिछले 3 महीने के दौरान ऐसी कोई इमरजेंसी हुई हो, जो हमारे टाइप 2 के पेशेंट्स हैं उनमें खास तौर पे बड़ी उम्र में एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं कि हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कोमाटोज स्टेज हो जाती है, यानी कि वो बंदा इतनी शुगर उसकी बढ़ जाती है कि वो कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। तो अगर पिछले 3 महीनों के दौरान आपको या आपके घर में जिसको ज्यादतीस है उसको अगर DKA यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर हाइपर ऑस्मोलर कोमाटोज स्टेज हुई हो, तो आपको रिस्क स्कोर उनका 3 कैलकुलेट करना है। अगर इनको पिछले 6 महीने के दौरान हुई हो तो आपने इसका स्कोर जो है वो 2 रखना है। अगर पिछले 1 साल के दौरान हुई हो तो 1 रखना है। अगर कोई कीटोएसिडोसिस यानी कि कोई ज्यादतीस के दौरान कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हुई हो कि जिसके वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना हो, तो आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल 0 है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि डायबिटिक पेशेंट मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में जो है वो बीमारियां उनको हो जाती हैं जिसकी वजह से जो शुगर बढ़ने की वजह से होती है, जिसमें गुर्दों का खराब होना, जिसमें जो है वो दिल पे असर आना, या फिर जो है वो इनको बहुत सारी जो स्ट्रोक वगैरह यानी कि फालिज का अटैक हो जाता है। तो अगर उन्हें किसी दौरान अगर डायबिटिक पेशेंट्स को अनस्टेबल अंजाइना यानी कि दिल का दौरा पड़ना जो कि कंट्रोल में ना हो, ठीक है, हार्ट अटैक हुआ हो या हार्ट फेलियर हुआ हो या गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया हो, तो उन पे उनका जो रिस्क स्कोर है वो बहुत हाई है, यानी कि 6 नंबर पर है। तो यहाँ से असेस हो सकता है कि वो लोग जो कि दिल के दौरे पड़ने से, दिल का दौरा पड़ा हो डायबिटीज की वजह से या किसी और वजह से, या अगर इनके किडनी फंक्शन सही ना हो या उनको हार्ट फेल हो गया हो, तो ऐसे लोगों पे रोजा बिल्कुल भी फर्ज नहीं। फर्ज तो है लेकिन वो फिर इस्लामिक हिसाब से जो है वो उसके फिदिया अलग हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को मेडिकली हम रोजा रखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देते हैं। एक होते हैं जिनका गुर्दे अभी थोड़े से खराब, मतलब ये कि खराब हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट की तरफ है, यानी कि 30 to 45 ml पर मिनट है, यानी कि उनका EGFR यानी कि जो रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि गुर्दों की हम फंक्शन चेक करते हैं, तो उसमें अगर इनका EGFR लेवल ये है 35 to 45 ml पर मिनट, तो उनका रिस्क स्कोर हो जाता है इस वक्त 4। अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, और लेकिन किडनी जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर रही हो, स्टेबल CVD हो, यानी कि अगर हल्का फुल्का जो है वो शरियानों में तकलीफ हो जाती है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में इनका स्कोर जो है वो इस वक्त 2 है, और बाकी तमाम चीजों को मिला के हम फिर रिस्क असेसमेंट करेंगे। अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं हुई यानी कि दिल बिल्कुल भी कोई भी मसला नहीं किया,
या फिर जो है वो इनके किडनीज बिल्कुल सही फंक्शन कर रहे हैं, तो इस वक्त इनका स्कोर है 0। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास लोग हैं वो है प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। दोनों चीजें जो है वो बड़ी ही कॉमन क्वेश्चन बन जाती हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी सवाल पूछते हैं कि जेस्टेशन, मुझे जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गई है, या मैं डायबिटिक हूँ और मुझे प्रेगनेंसी है, तो क्या मैं रोजा रख सकती हूँ? तो देखें, उसमें वही वाली बात है कि आपकी शुगर किस कदर कंट्रोल में है। क्योंकि वही बात है कि हमारे पास, हमारा जो बीइंग अ मुस्लिम एक स्पिरिचुअल पावर होती है कि नहीं, रमजान का महीना है और हम रोजा रखना चाहते हैं, और ना रखने से डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर तो आपकी शुगर कंट्रोल में है, आपको जो टारगेट्स हमने बताए हुए हैं, या आपकी डॉक्टर ने आपको बताए हुए हैं, या हमारे पेज के थ्रू आपको पता चले हैं, आप अगर अपने टारगेट को अचीव कर चुकी हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके एंटीनेटल एग्जामिनेशन यानी कि आप अपनी डॉक्टर्स गायनोकोलॉजिस्ट से विजिट कर चुकी हैं, आपका बेबी सही ग्रो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो रिस्क स्कोर आपका 2 बनता है, ठीक है, और आपको रोजा रखने की इजाजत भी होती है। लेकिन अगर आपका जो शुगर लेवल है वो टारगेट्स ही अचीव नहीं किया, हाई लेवल पर है, और आपको जो है वो मेडिकेशंस पे रखा गया है, तो इस वक्त आपका रिस्क स्कोर 4 है। अगर अगेन वही है कि प्रेगनेंसी नहीं है तो कोई ऐसा रिस्क नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है फ्रेलिटी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए, फ्रेलिटी का मतलब होता है कि आप इतने वीक हैं कि आपकी जिस्म जो है वो रोजे को अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो इस वक्त जो है वो आपको रोजा रखने की इजाजत नहीं है। वो तमाम लोग जो हमारे खास तौर पे जो 70 ईयर्स 80 ईयर्स के जो ओल्ड पीपल होते हैं और जिनको डायबिटीज होती है और वो जिस्मानी तौर पे कमजोर हैं, दिमागी तौर पे कमजोर हैं, तो ऐसे लोगों का रिस्क स्कोर इस वक्त है 4। अगर वो सिर्फ जिस्मानी तौर पे कमजोर है, मेंटली बिल्कुल अलर्ट है, लेकिन चूंकि बॉडी वीकनेस बहुत ज्यादा है कि रोजा रखना यानी कि एक 12 से 15 घंटे की फास्टिंग आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस वक्त इनका रिस्क स्कोर है 3। 70 साल से ज्यादा हो और उनको जो है वो, उनके घर में कोई सपोर्ट ना हो, तो ऐसे लोगों को भी हम जो है वो इजाजत नहीं देते हैं कि वो इस वक्त रोजा रखें, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर कोई कमजोरी नहीं है, बड़ी उम्र भी है, लेकिन कोई कमजोरी या जिस्मानी कमजोरी या जहनी कमजोरी अगर नहीं है, तो फिर आप जो है वो आराम से रोजा रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि फिजिकल लेबर, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि देखें, एक, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूं। अगर आप अपने डॉक्टर से मिले होंगे या आपने कंसल्टेशन जो है वो आपकी, अगर आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर रहे होंगे, तो पहले की जो कैटेगरीज होती थी उसमें हम साफ कह देते थे कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन यूजर है, आप रोजा नहीं रख सकते, आप प्रेगनेंसी है, आप रोजा नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब चूंकि वैरायटीज हमारे पास और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है जो बिल्कुल ही यंग है, जवान है, और अपना जो है उसका वर्किंग स्टेटस इतना ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं है कि वो बहुत टेम्परेचर एक्सपोज कर रहा हो, यानी कि वो एक फिट इंसान है, तो वो क्यों रोजा नहीं रख सकता? तब जब ये तमाम सवालात उभरे हमारी इंटरनेशनल डायबिटीज कम्युनिटी में, तो ये चीजें इस तरीके से क्राइटेरियाज जो है वो आपको सेट कर दिए गए, और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमारे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती है, या कोई दूसरा डॉक्टर भी आपको इस तरीके से चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो देखें आप, अब हमारी जो कैटेगरी है वो है फिजिकल लेबर की। फिजिकल लेबर जो होता है वो ये है कि आप रोजा रख के आप किस कदर जो है वो आपका वर्कलोड कितना है। अगर एक मजदूर तबका है, ठीक है, और वो ज्यादतीज का मरीज है, तो इस वक्त उसका रिस्क स्कोर है 1। और अगर उसका कोई फिजिकल लेबर नहीं है, ऑफिशियल वर्क है, सिटिंग वर्क है, फिजिकल इंटेंस एक्सरसाइज कोई नहीं है, तो फिर आपका स्कोर है इस वक्त 0। नेक्स्ट आपके पास है कि प्रीवियस रमजान एक्सपीरियंसेस। अगेन वही वाली बात है कि हो सकता है कि अब पिछले साल आपको शुगर नई नई डायग्नोस हुई हो, ठीक है, आपको रोजा रखने से मना कर दिया गया हो, या आपने रोजा रखा हो तो आपकी तबीयत बिगड़ गई हो, ठीक है। ओवरऑल अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है तो इस वक्त भी इसका रिस्क स्कोर सिर्फ 1 रखा गया है, क्योंकि हो सकता है कि इस पूरे साल में आपको इन चीजों की एजुकेशन मिल गई हो, आपको इन चीजों की कंसल्टेशन मिल गई हो, और आपने अपने आप को फिट कर लिया हो, तो हो सकता है कि आप इस साल रोजा रखने के काबिल हो। तो ओवरऑल अगर आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो भी हमने रिस्क स्कोर जो है वो 1 ही रखा है।
और अगर आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है वो रिस्क स्कोर 0 पर है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है कि फास्टिंग आवर्स एंड लोकेशन, यानी कि आप ऐसी कंट्री में रहते हैं कि जहां पर रोजा जो है वो 16 घंटे से ज्यादा का है। हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर रोजा जो है वो 16 घंटे से ज्यादा का होता है, तो आपका रिस्क स्कोर है 1। अगर 16 घंटे से कम है तो आपका रिस्क स्कोर है 0। अच्छा जी, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा दूं। जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे हम इंशाल्लाह ताला एक पूरा सेशन अरेंज करेंगे कि इंसुलिन यूजर्स जो हैं उनको किस तरीके से ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह ताला मेरा नेक्स्ट सेशन होगा ही इसी पे, क्योंकि उनमें हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल भी रखना होता है और बहुत सारी चीजों का ख्याल 4 से 6 हफ्ते पहले ही रखना होता है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें हम यही बताएंगे कि आप अगर इंसुलिन पर हैं तो कौन सी इंसुलिन पर होते हुए आपको जो है वो कैसे रोजा रखना है, या आप कोई मेडिकेशन पर हैं, आपका जो है दिन में 2 दफा की खुराक है, 3 दफा की खुराक है, तो आपने सहरी और इफ्तारी में कैसे लेना है, तो ये इंशाल्लाह ताला पूरा सेशन इस पे अरेंज होगा। अभी हम इस वक्त फिलहाल रिस्क देख लेते हैं कि अगर आप मल्टीपल डेली इंजेक्शन पर हो। मल्टीपल डेली इंजेक्शन वो होते हैं कि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को हम दिन में 3 दफा खाने के साथ और रात सोने से पहले हम जो है वो इंसुलिन की एडवाइस करते हैं, यानी कि दिन में 3 से 4 दफा अगर आपको इंजेक्शन इंसुलिन के लगते हैं तो आपका रिस्क स्कोर है 3। नंबर 2 कैटेगरी है आपकी बेजल बोलस, या फिर आप इंसुलिन पंप पर है। पंप हमारे यहाँ यूज नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो हमारी वीडियो है वो वर्ल्ड वाइड जाती है, हमारे पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं और भी मौजूद हैं, तो वो पंप अगर यूजर हैं तो इस वक्त इनका रिस्क है 2.5। बेजल बोलस वो होते हैं कि जिनको हम खाने के मील के साथ और या फिर हम जो है वो दिन में सुबह नाश्ते से पहले या फिर रात सोने के वक्त जो है वो एक इंसुलिन का डोज लगता है। तो अगर इस तरह की थेरेपी पर है तो 2.5 इनका रिस्क स्कोर है। वंस डेली मिक्स इंसुलिन, यानी कि सिर्फ दिन में एक ही दफा इंसुलिन लगती है और बाकी उसके साथ वो अगर मेडिकेशन पर है तो इस वक्त इनका रिस्क स्कोर है 2। अगर वो दिन में एक ही दफा रात सोते वक्त या सुबह के टाइम पे एक ही इंसुलिन लगाते हैं, बेजल इंसुलिन कहलाती है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहलाती है, तो इस वक्त इनका रिस्क स्कोर है 1.5। अगर वो अच्छा, ये मेडिकेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि अगर आप है आपको पता है इस चीज का तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि जो ग्लाइबिन क्लेमाइड यानी कि जो के शुगर लेवल को बहुत ज्यादा कम कर देता है, अगर वो उस थेरेपी पर है तो आपका रिस्क स्कोर है 1। ठीक है, ग्लाइम प्राइड यानी कि आप एमरल जैसी टैबलेट पर हैं तो इस वक्त आपका स्कोर है 0.5। या फिर अगर आप दूसरी थेरेपीज पर हैं, यानी कि मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लूकोफेज ले रहे हैं, या आप जो है वो मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन जो है वो ग्लिप्टिन्स के साथ ले रहे हैं, जिसमें बहुत सारी हमारी आ जाती है, ट्रेविया मेट आ जाती है, तो इंशाल्लाह ताला हम जब नया एक सेशन करेंगे मेडिकेशंस का कि वो रमजान में कैसे, तो उस वक्त हम अलग अलग मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप किसी और थेरेपी पर हैं तो फिर आपका रिस्क स्कोर है इस वक्त 0, यानी कि आप आराम से रोजा रख सकते हैं, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऑफ द डोजेस के साथ। तो यहाँ तक जो है वो तमाम लोगों ने अगर अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली, अगर आपने नहीं किया, आप 1 से लेकर 12 तक जितनी भी हमारी स्लाइड्स हैं उसमें अपना रिस्क स्कोर कैलकुलेट करें, और फिर कैलकुलेशन के बाद अगर आपका रिस्क स्कोर 0 to 3 के दरमियान है तो आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। लो रिस्क कैटेगरी वो होती है कि वी आर अलाउइंग देम टू डू फास्ट, इसमें कोई हम मना नहीं करते, सिर्फ इतनी केयर होती है कि आपने डोजेस की एडजस्टमेंट करनी है, शुगर पे अपनी नजर रखते रहना है, लेकिन आप आराम से रोजा रख सकते हैं। अगर आपका स्कोर 3.5 to 6 आ रहा है तो आप मॉडरेट रिस्क पर है। मॉडरेट रिस्क में ये होता है कि हमें जो है उनको स्ट्रिक्टली ये इंडिकेट करना पड़ता है कि हम आपको रोजा रखने की इजाजत तो दे रहे हैं, लेकिन आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि कुछ चीजें जो है वो आपने न्यूट्रिशन लेवल पे भी फोकस करना है, यानी कि आपने क्या खाना है, कैसे खाना है, अपनी दवाइयां जो है वो किस तरीके से आपने लेते रहना है, या फिर आपको जो है वो वर्जिश कब कब करनी है, कैसे करनी है, तो वो कुछ हिदायत होती हैं जो कि मॉडरेट रिस्क वालों को हम बताते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर इन तमाम चीजों को फॉलो करते हुए अगर आपका स्कोर 6 से ज्यादा बना है तो यू आर नॉट अलाउड टू फास्ट।
और बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम भी हमें इजाजत देता है, कुरान शरीफ में भी ये बात है कि अगर आप रोजा रखने के काबिल नहीं है किसी मर्ज की वजह से, तो रोजा का फिदिया अदा हो जाता है, जो आपको जो है वो मुफ्ती साहिबान सही तरीके से बता सकेंगे। तो ये हमारी तमाम प्रेजेंटेशन जो है वो उसका मकसद था कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि जो है वो क्या चीज आपने अपने अपने खुद असेस करना है, डॉक्टर से मशवरा लाजमी लेना है। इसका मतलब ये नहीं है हमारे एजुकेशन का कि आप सारे फैसले खुद ही कर लें। हमारा बताने का मकसद ये है कि अगर आपको आपके डॉक्टर ये कहते हैं कि आप रोजा नहीं रख सकते, या अगर आपके डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आप रोजा रख सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये बात पता हो कि ये आपकी कैटेगरी थी और आपको इसलिए रोजा रखने की इजाजत दी गई है, और आपको इसलिए जो है वो रोजा रखने के साथ कुछ इंडिकेशंस बताई गई हैं, या इसलिए कि आपको जो है वो रोजा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अपनी ज्यादतीज को समझिए, और अपनी जब भी कोई बीमारी होती है इंसान को, तो उस पर एजुकेशन, उसकी तालीम हासिल करें, उस पर समझें कि ये चीज आपको क्यों हो रही है। कोई भी चीज है आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवालात कर सकते हैं। अगर इस वक्त कोई कमेंट्स आए हैं तो मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, ताकि मैं इस वक्त ही आपको जवाब दे सकूं। आई होप कि ये सेशन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आप कुछ सवालात चेक कर लेती हूँ कि अगर हमें सवालात रिसीव हुए हैं। इस वक्त कोई सवालात मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह हम उसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। रमजान का महीना है, रोजा रखने में किन किन चीजों का आपको एहतियात करनी है, उन चीजों का बहुत ख्याल रखें। और इंशाल्लाह ताला हम आपको अगले सेशन में तमाम मेडिकेशंस और तमाम ट्रीटमेंट के बारे में जो है वो गाइड करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें। और डायबिटीज टेलीकेयर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो काइंडली अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने डॉक्टर से विजिट कर सकें, कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकें, तो ये प्लेटफॉर्म आपको जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी विथ ईज, विथ इन योर कंफर्टेबल जोन आपको प्रोवाइड कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।